सो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे मैटर पे डिस्कस करने वाले हैं जो हर जगह मिल जाता है, हर व्यक्ति के अंदर मिल जाएगा, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई बच्चा हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, स्कूल गोइंग बच्चा हो या कॉलेज गोइंग बच्चा हो, उन सब के अंदर आपको बड़ा कॉमन सा मिलने का इसका फैक्टर है। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ये उपलब्ध ना हो और ये जैसे किसी भी व्यक्ति के लाइफ स्टाइल को प्रभावित ना करता हो। तो आज हम बात कर रहे हैं वो है स्ट्रेस, तनाव या टेंशन। आप सब इससे वाकिफ हैं। डे टू डे लाइफ में प्रतिदिन सो के उठने से और वापस सोने तक या कई बार सोने के दौरान भी व्यक्ति क्या है, तनाव में रहता है, टेंशन में, स्ट्रेस में रहता है। तो एक्चुअल में स्ट्रेस क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसके क्या नुकसान हैं, इस सारे बारे में आज चर्चा करेंगे। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो को वॉच करिए। और मुझे लगता है कि आज अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आप एक बेहतर तरीके से आप अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो मानसिक लेवल है, जो आपकी काम करने का तरीका है, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या होंगी, इम्प्रूव होंगी, बेहतर तरीके से सामने प्लेटफॉर्म में आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि जो स्ट्रेस है, तनाव है, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि स्ट्रेस होता क्या है। तो मेरा आप सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर यू स्ट्रेस्ड? क्या आप तनाव में हैं? क्या आप टेंशन में हैं? तो आंसर क्या निकल के आता है? यस, आई एम स्ट्रेस्ड, मैं तनाव में हूं। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हाउ डू यू करेंटली हैंडल द स्ट्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि स्ट्रेस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बिना तनाव के, बिना टेंशन के संभव ही नहीं है कि हमारी लाइफ निकल रही हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेस है क्या। तो स्ट्रेस इज ए बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स एनी फिजिकल एंड मेंटल डिमांड प्लेस ऑन इट। मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है कि हमारी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी कोई जरूरत होती है, चाहे तो फिजिकल जरूरत हो और चाहे तो मानसिक जरूरत हो। वो जब जरूरतें सामने आना शुरू होती हैं तो उसकी वजह से उसको क्या होता है, तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में जो उसकी जरूरतें होती हैं, चाहे फिजिकल नीड हो, फिजिकल शारीरिक जरूरत हो या फिर आर्थिक जरूरत हो, दोनों तरीके की जरूरतें हो सकती हैं। और जब वो किसी व्यक्ति के ऊपर हावी होना शुरू होती हैं तो उसको क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर मैंने पहले ही अपने एक वीडियो में आपको बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। और एंडोक्राइन ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, एड्रेनालिन कहते हैं। और एड्रेनालिन क्या करता है कि हमारी बॉडी में सारी एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम करता है। हार्ट रेट को बढ़ा देगा, बॉडी की सारी रिस्पॉन्स एक्टिविटीज को बढ़ा देगा। और इसके साथ में ये क्या है, स्ट्रेस का कारण भी बनता है। तो एड्रेनालिन हार्मोन क्या है, ये केमिकल है, हार्मोन्स है, और ये हमारी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस। जब क्या होता है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है, उस टाइम में हमारी बॉडी क्या करती है, एड्रेनालिन का प्रोडक्शन करती है। आपने एक चीज देखी होगी, एड्रेनालिन का काम है, ये इंजेक्शन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, और इसका काम क्या है, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम होता है। तो आपने देखा होगा जब आप तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, उस वक्त आपकी हार्ट बीट क्या होती है, बढ़ी हुई होती है।
तो ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मेंटेन करता है। एड्रेनलिन क्या करेगा कि आपकी बॉडी को फाइट करने का काम करेगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपने देखा होगा कोई लोग बात बात में झगड़ा करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लगते हैं, इसका मतलब क्या है कि उनकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन का लेवल बढ़ रहा है। या फ्लाइट करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी बहसें करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका एड्रेनलिन हार्मोन है। ठीक है। फिर स्ट्रेस, ऑल स्ट्रेस इज बैड। या बात करें टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस की, स्ट्रेस कितने तरीके के हैं? तो स्ट्रेस मेनली 3 तरीके के देखने को मिलते हैं। टू लिटिल, एक तो बहुत कम मात्रा में, और इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? रिजल्ट 100% खराब होने वाला है। मतलब मैं एग्जाम्पल देने की बात करूं तो आपने देखा होगा कि जिन व्यक्तियों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, स्टूडेंट को ले ले, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको पता है कल मेरा पेपर है, फिर भी उनके बॉडी में तनाव नहीं होता, टेंशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ा हुआ है इसलिए नहीं, वो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो ऐसे बच्चे क्या है, जब उनको ये पता चलता है कि मेरा एग्जाम है, मुझे कल सुबह पेपर देना, हाँ ठीक है दे आएंगे, वो अपने फ्रेंड के साथ खेलने निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया है, उनके बॉडी में स्ट्रेस का लेवल नॉर्मल से कम है, टू लिटिल, बहुत ज़्यादा कम है। अब बहुत ज़्यादा कम होगा तो क्या होगा कि उनको तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। रिजल्ट क्या आने वाला है? जब उसने पढ़ाई नहीं करी तो फाइनली क्या है, उसको फेल होना पड़ेगा, उसका रिजल्ट खराब आएगा। तो अगर जरूरत से कम है किसी की बॉडी के अंदर स्ट्रेस, तो नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि वो अपने बॉडी के लिए, अपने सिस्टम के लिए काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उसको चीजें जरूरी नहीं होंगी। वो चाहता नहीं है कि मैं पढ़ूं या कोई काम करूं, तो वो क्या करेगा, बोर डाउन हो जाएगा, मतलब किसी काम को इंटरेस्ट लेके नहीं करेगा। फिर आता है टू मच स्ट्रेस। अब एक तो आपने देखा कम, तो जरूरत से कम हो गया अगर स्ट्रेस, तो क्या होगा कि व्यक्ति बिल्कुल टेंशन फ्री कहेगा, बोलते हैं ये बिल्कुल दिल पे नहीं लेता, या ये पढ़ता नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि उसको इस चीज का स्ट्रेस ही नहीं। फिर बात करें टू मच स्ट्रेस। अब जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस हो गया, साल भर जैसे स्टूडेंट ने क्या किया, पूरे ईयर या पूरे 1 साल उसने पढ़ाई नहीं करी, अभी जब एग्जाम का टाइम हुआ, उसके पेपर का टाइम हुआ, तो उसे लगा कि अरे मेरा पेपर है, अब मैं क्या करूंगा, कैसे पेपर दूंगा। तो सुबह पेपर है, वो शाम को बुक्स लेके बैठ जाता है, तो बुक्स लेके बढ़ जाएगा। अब उसकी बॉडी में एड्रेनलिन का लेवल लगातार बढ़ रहा है, एड्रेनलिन स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से लगातार निकल रहा है, तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो उसको घबराहट होगी, बेचैनी होगी। वो बुक्स लेके पढ़ने के लिए बैठेगा, पेज एक के बाद एक चेंज करता चला जाएगा, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, वो कुछ भी पढ़ नहीं पाएगा। कुछ देर में आपने देखा कि क्या होने वाला है, उसको हेडेक होने वाला है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है। जब हार्ट रेट बढ़ेगी, उसका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ब्लड जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रेन में जाके इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा, और उसकी वजह से उसको हेडेक, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो अपनी बुक्स क्लोज करेगा, चुपचाप लेट जाएगा। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा भी स्ट्रेस लिया गया, तनाव लिया गया, तो वो भी शरीर के लिए और उस सिस्टम के लिए, उस व्यक्ति के क्या है, नुकसानदायक हो सकता है। फिर आता है तीसरा क्लासिफिकेशन स्ट्रेस का, मॉडरेट लेवल ऑफ द स्ट्रेस। तो जो मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस है, ये सबसे बढ़िया है। मॉडरेट मतलब ना बहुत ज्यादा कम तनाव में है और ना बहुत ज्यादा उसने तनाव लिया, दोनों के बीच का सेंटर का पॉइंट होता है मॉडरेट लेवल। और ये क्या करता है, एक्चुअली इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। तो ये अगर जरूरत से ज्यादा, एक बच्चा ऐसा होता है कि जिसने स्टूडेंट लाइफ में अपनी पूरी ईयर में लगातार थोड़ा करके पढ़ाई जारी रखी है, उसको क्या होगा, उसको तनाव तो होगा, और उस तनाव की वजह से वो बढ़िया पढ़ेगा, लेकिन ज्यादा तनाव नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने क्या किया है, सारी चीजें पढ़ रखी हैं। तो ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति को मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस होता है, उसके अंदर क्या होता है, या तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, पढ़ने की परफॉर्मेंस उसका बढ़िया हो जाएगा, पहले से बेहतर मार्क्स आएंगे, और उसके जो इफिशियंसी है, काम करने की क्षमता है, वो भी इंप्रूव मिल जाएगी। तो
आपने देखा कि 3 तरीके का स्ट्रेस है। पहला टू लिटिल, जरूरत से कम, वो भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। टू मच, जरूरत से ज्यादा, वो भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। फिर आपने देखा क्या कि मॉडरेट लेवल का, जो सेंटर का है, ना जरूरत से ज्यादा और ना जरूरत से कम। तो जब ये इस तरीके का स्ट्रेस किसी भी व्यक्ति के, किसी भी फील्ड के व्यक्ति के पास होगा, तो वो क्या करेगा, बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा, बेहतर रिजल्ट दिखाई देगा। फिर बात करें कि आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेसेस। आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेसेस मतलब कि आपको स्ट्रेस कहां कहां मिल सकता है। तो सिचुएशन, आपने देखा होगा कई बार सिचुएशन जो है अलग अलग होती हैं। माहौल के ऊपर डिपेंड करता है, वहां का माहौल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रेस। माहौल आपने देखा कहीं गर्म है, जाहिर सी बात है स्ट्रेस वहां पे बढ़ा हुआ मिलेगा, तो वो कंडीशन हो सकती है। फिर एक्टिविटी, काम करने का जो तरीका है, वो क्या काम कर रहा है, वो भी स्ट्रेस का, तनाव का कारण हो सकता है। फिर बात करें रिलेशनशिप दैट कॉजेज द ट्रॉमा। रिलेशनशिप मतलब कि किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन कैसे हैं, तो उसके ऊपर भी जो है हो सकता है। अब रिलेशनशिप अगर अच्छे हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, उसका फिजिकल लेवल डिस्टर्ब होगा। लगातार किसी से रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो उसका जो फिजिकल लेवल है, बॉडी है, वो ठीक से नहीं हो काम कर रही होगी, उसका मानसिक लेवल वो भी ठीक नहीं होगा। और फिजियोलॉजिकल इटसेल्फ, इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल, उसकी बॉडी के जो एक्टिविटीज हैं, उसके बोलने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसके चलने का तरीका, ये सारी चीजें क्या है उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, फिर बात करें अगर स्ट्रेसेस, कौन कौन से जगह हैं जहां पे आपको स्ट्रेस मिल सकता है। तो जैसा आप फोटो पे देख पा रहे हैं, स्कूल, तो आजकल क्या है, बच्चा आपने देखा होगा बहुत नॉर्मल सा बच्चा है, LKG का, UKG का बच्चा है, नर्सरी का बच्चा है, स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद वापिस आता है, तो माँ से नहीं कहता कि माँ मुझे खाना दे दो, वो क्या कहता है, माँ मेरा होमवर्क करा दो, अदरवाइज मैम कल मुझे पनिश करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उस लेवल पे भी स्ट्रेस है, जो नर्सरी का बच्चा है उसके पास भी स्ट्रेस है, तो बड़े लोगों का तो बात ही नहीं कर सकते। तो स्कूल पे स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। फिर वर्क, तो वर्क क्या होता है, ऑफिस, तो जहां भी कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की साइट हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, तो जहां भी वर्क कर रहा है वहां पे भी स्ट्रेस, तनाव देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि कैसा मिल सकता है कि जैसा ऑफिस में देख रहे हैं कि एक बॉस है और दूसरा उसके अंडर कर्मचारी है। अब बॉस ने उसको डांट लगा दी कि आपने ये काम ठीक से नहीं किया, जाइए बैठिए करके लाइए, तो उसकी वजह से भी उसको क्या हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, तनाव हो सकता है। फिर बात करें फैमिली, तो फैमिली की कंडीशन कैसी है, फैमिली में कैसे लोग हैं और उनके आपसी रिलेशन कैसे हैं, उसकी वजह से भी स्ट्रेस, तनाव हो सकता है। फिर होता है रिलेशनशिप फॉर एग्जाम्पल आजकल आपने देखा कि बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ ने मैरिज करी, कोर्ट मैरिज करी, लव मैरिज करी, और उसके बाद उनके आपसी तालमेल बढ़िया नहीं होते, और बढ़िया नहीं होते तो क्या है, कई बार वो भी स्ट्रेस का कारण बनते हैं। आए दिन का जो झगड़ा है, किचकिच है, वो उससे भी क्या हो जाता है, स्ट्रेस तैयार हो जाता है। फिर बात करें लीगल, तो लीगल क्या होता है कि लीगल जैसे किसी का प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है, किसी का कोई लेन देन है, तो उसकी वजह से भी व्यक्ति क्या है, तनाव में रहता है। फिर आता है फाइनेंस, तो या फिनेंस क्या करता है कि सपोज एक व्यक्ति के पास जमा पूंजी थी, उसने अपनी सारी पूंजी किसी शेयर मार्केट पे लगा दी। अब शेयर मार्केट पे लगा दी तो लगातार क्या होने वाला है, बढ़ रहा था तब तक तो ठीक है, लेकिन शेयर मार्केट क्रैश हुआ और अचानक से उसकी पूंजी क्या हो गई, डूब गई या कम हो गई, तो इसकी वजह से भी उसको क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है। देन हेल्थ की कंडीशन, तो आप सबको पता है कि अगर हेल्थ व्यक्ति की ठीक है बढ़िया काम करता है, पर अगर हेल्थ उसकी ठीक नहीं है तो उसके काम करने के ऊपर इफेक्ट आता है, उसकी जो अर्निंग है उसके ऊपर इफेक्ट आता है, फाइनेंशियल एक्सपेक्ट पे उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से भी वो क्या है, तनाव में रहता है। सब कुछ बढ़िया है लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, उसकी वजह से वो तनाव में आ जाता है। फिर बात करें इन्वायरमेंट, तो वो जिस माहौल पे रह रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा घर बहुत बढ़िया कंडीशन में है, बहुत बढ़िया बना हुआ है, मेरे घर के लोग बहुत बढ़िया हैं,
लेकिन मेरे आसपास के जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, रोज वहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो उस माहौल में रहने के बाद, मेरा घर शांत है उसके बाद भी क्या हो रहा है, मेरे घर में अंदर या मेरे अंदर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। वेयर लिविंग सिचुएशन, व्यक्ति का रहन सहन, तो व्यक्ति का जो रहन सहन है वो भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है। फिर बात करें निगेटिव इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस के क्या क्या निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर या किसी भी व्यक्ति की बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले फिजिकल की बात करें, किसी व्यक्ति का फिजिकल क्या होता है, स्ट्रेस या तनाव अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो फिजिकल एस्पेक्ट, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, क्या हो रहा है, वेट लॉस या वेट गेन दोनों हो सकते हैं। तो स्ट्रेस तनाव की वजह से क्या हो सकता है, कुछ व्यक्ति का वेट लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल से कम की तरफ भी जा सकता है, या वेट गेन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि या तो व्यक्ति टेंशन में होता है तो ठीक से खाना नहीं खाता, और जब ठीक से खाना नहीं खाएगा तो उसका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन होती, जब स्ट्रेस में होता है तो उसको ये भी नहीं पता चलता कि वो क्या खा रहा है, तो खाली वेस्ट है, दिमाग काम कर नहीं रहा है, लगातार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और ओवरवेटेड हो जाते हैं, मतलब उनका वजन जो है नॉर्मल से बढ़ जाता है। फिर अनएक्सपेक्टेड हेयर लॉस, अनएक्सपेक्टेड हेयर लॉस मतलब तनाव में आजकल आपने देखा, आजकल की जो पीढ़ी है लगातार टेंशन टेंशन टेंशन, क्यों कि इनकी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिविटी है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने आप पैरों में खड़े होना है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। और मेहनत भी कैसी होती है कि ऐसे साइट्स होते हैं जहां पे ज्यादा उनको वर्कलोड होता है और वर्कलोड की वजह से उनको तनाव होता है। तो तनाव जब होता है तो आजकल 20, 25, 30 साल की उम्र में ही क्या हो जाते हैं, हेयर फॉल की समस्या हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड हेयर लॉस, उसकी बॉडी से हेयर धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। देन हार्ट पैल्पिटेशन, आपने पहले ही मैंने बताया कि जब भी किसी व्यक्ति को क्या होता है, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो उसको क्या होता है, बॉडी से एड्रेनलिन निकलता है, और एड्रेनलिन का काम क्या होता है, ये हार्ट के रेट को बढ़ाने का काम करता है। तो हार्ट रेट बढ़ जाता है उसका, तो हार्ट में पैल्पिटेशन फील होता है, या कभी कभी चेस्ट पेन के जैसा भी लक्षण देखने को मिल सकता है। वेल स्ट्रेस जहां होगा और वहां ब्लड प्रेशर ना हो, ये संभव ही नहीं। तो जिन व्यक्तियों को लगातार स्ट्रेस बना हुआ है, किसी भी चीज का हो सकता है, लगातार स्ट्रेस बना हुआ है, तो वो स्ट्रेस क्या करता है, आखिर में जाके ब्लड प्रेशर के ऊपर स्टैंड हो जाता है। तो मतलब जिस व्यक्ति का जो है स्ट्रेस है बॉडी में, उस व्यक्ति के अंदर ब्लड प्रेशर आपको सदाव क्या हुआ, बढ़ा हुआ मिल जाता है। तो ये देखने को मिलते हैं आपके निगेटिव स्ट्रेस ऑफ इफेक्ट में, निगेटिव इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस में। पहला फिजिकल, तो ये फिजिकल लेवल में आपने देखा, वेट लॉस हो गया उस व्यक्ति का, उसका हेयर लॉस हो गया, हेयर फॉल हो रहा है, हार्ट में पैल्पिटेशन बढ़ गया, ब्लड प्रेशर उसका हाई हो सकता है, जैसा कि आप इस डायग्राम पे देख रहे हैं। फिर आता है निगेटिव स्ट्रेस में दूसरा जो पॉइंट है, इमोशनल। इमोशनल मतलब उसका मानसिक रूप से उसका इमोशंस कैसे होंगे, ठीक है। तो इमोशनल्स, मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स क्या मतलब क्या होता है कि मूड स्विंग्स मतलब उसके जो सोचने का तरीका है वो बार बार बदल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले वो खुश था, आप 2 मिनट पहले उससे मिल के आए, और बॉस कैसे हो, मैं बढ़िया हूं, आप सुनाओ, ठीक है बढ़िया मस्त। फिर आप 10 मिनट बाद फिर से लौट के आए, तो पता चला कि वो जो अभी खुश था 10 मिनट पहले, अभी वो दुखी हो गया, सैड हो गया, यार क्या बताऊं, मुझे वहां पे बड़ा प्रेशर है, मेरे जॉब पे बड़ा प्रेशर है। तो इस तरीके के क्या होता है, मूड स्विंग, मतलब कभी खुशी और कभी गम वाली स्टाइल होती है। क्या कि अभी आज खुश हैं, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, वो दुखी हो जा रहे हैं। तो ये होता है मूड स्विंग्स। फिर आता है एंजाइटी। एंजाइटी तो वही क्लियर है कि उसके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, तनाव की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी एड्रेनलिन का प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है। अब एड्रेनलिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, उसको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, तो एंजाइटी की समस्या देखने को मिल सकती है। देन कैन लीड टू डिप्रेशन। नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाएगी इसकी, धीरे धीरे वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसका मानसिक लेवल क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। अभी वो कहां, कैन लीड टू डिप्रेशन, डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाएगा व्यक्ति। ओवरलोड की वजह से वो उसका मानसिक लेवल काम करना बंद कर देता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है, बंदा अकेले में दरवाजा बंद करके, लाइट बंद करके पड़ा हुआ है,
कोई आवाज दे रहा है खाना खा लीजिए, नहीं खाना है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी से मिलना नहीं है, तो धीरे 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 ऐसी स्थिति पे पेशेंट जा सकता है। जैसा आप इस डायग्राम पे क्या है देख पा रहे हैं, तो कैन लीड टू डिप्रेशन। तो ये हो जाता है उसका इमोशनल एक्टिविटी, और कैन लीड टू अनएथिकल हेल्दी कॉपिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा क्या करता है, जब स्ट्रेस पे चला जाएगा, उसको किसी से मिलना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, तो ऐसी एक्टिविटीज करने लगता है जो उसकी बॉडी के लिए, उसके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लाइक एल्कोहल, लाइक टोबैको, लाइक ड्रग्स, इस तरीके के। तो वो क्या करता है, नशे का की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, और उसको लगता है कि मैं अगर ये लेता रहूंगा तो मुझे रिलैक्स फील होता रहेगा। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि धीरे 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 नशे के लत में गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है, तो बात ये थी आपके इमोशनल मतलब इफेक्ट। बॉडी में अगर स्ट्रेस है, तनाव है, आपने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं, बॉस ने डांटा, अच्छा डांट दिया, तो वो तुरंत निकल के जाएंगे, बाहर चौराहे पे खड़े होंगे, या तो चाय पियेंगे, या फिर कोई टोबैको लेंगे, या फिर सिगरेट वगैरह लेके और वापस आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उनको थोड़ी देर के लिए बेहतर फील होगा, लेकिन वो होता क्या है कि थोड़ी देर के लिए निकोटीन है उसमें, और निकोटीन क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए बेहतर फील करता है, लेकिन वो पहले से थोड़ी देर बाद क्या है, ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ये होता है निगेटिव इफेक्ट। जब भी बॉडी में स्ट्रेस होगा तो व्यक्ति इस तरह की हैबिट करना शुरू कर देता है। फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमको स्ट्रेस रिलीफ एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज फॉलो करना है जिससे हमारा स्ट्रेस का लेवल, तनाव का लेवल क्या हो, कम हो जाए। तो इस पे सबसे पहले बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज करने की जरूरत है जिससे हमारी बॉडी क्या हो जाए, रिलैक्स महसूस करे, आराम महसूस करे। तो उसके लिए क्या हो सकता है, ब्रीथिंग टेक्निक। ब्रीथिंग टेक्निक मतलब कि ऐसी कंडीशन में जब आपको स्ट्रेस का लेवल आपकी बॉडी में हायर हो रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आपको लगता है कि अभी स्ट्रेस हमारा बहुत ऊपर चला गया है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ब्रीथिंग टेक्निक, लंबी लंबी सांसें लेना शुरू करना है। तो जब लंबी सांसें लेंगे, एटमॉस्फेयर से एयर, फ्रेश एयर बॉडी के अंदर जाएगी और बॉडी के अंदर की निगेटिव एयर बाहर निकलेगी, आपको बेहतर क्या होगा, फील होगा। फिर बात करें फिजिकल एक्सरसाइज की, तो फिजिकल एक्सरसाइज में क्या है, योगा कर सकते हैं। योगा मतलब क्या, प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, उज्जाई कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर फ्रेश एयर जाएगी और अंदर की निगेटिव एयर बाहर निकलेगी, और जब फ्रेश एयर बॉडी के अंदर जाती है तो एक नई एनर्जी फील होती है बॉडी में। और जब आप इसको डेली में रूटीन में करेंगे तो वो एनर्जी लेवल जो आपने 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे सुबह किया हुआ है, वो एनर्जी आपको पूरे दिन जो है तो पॉजिटिवनेस बना के रखती है आपकी बॉडी के अंदर, और आपके स्ट्रेस का लेवल, तनाव का लेवल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर रूटीन वर्कआउट। रूटीन वर्कआउट मतलब कि आप सॉरी, आप सबने देखा क्या होता है कि बंदा आजकल लेट नाइट सोता है और सुबह 9-10 बजे तक उठता है। तो इस शेड्यूल को चेंज करने की जरूरत है। शाम को जल्दी सोने की कोशिश करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। जब जल्दी उठेंगे तो वो थोड़ा एक्सरसाइज कर सकता है, थोड़ी रनिंग कर सकता है, थोड़ी वॉकिंग कर सकता है, और इस दौरान क्या होगा कि जो सुबह का माहौल होता है, सुबह की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, फ्रेश एयर होती है, वो बॉडी के अंदर एक बार भी चली जाती है तो सारा दिन आपकी बॉडी को क्या है, एक एनर्जी का लेवल फील होता रहता है। तो ये कोशिश करनी है कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है और जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने की जरूरत है, रनिंग करने की, वॉकिंग करने की जरूरत है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। फिर बात करें कि मेडिटेशन की। मेडिटेशन क्या होता है कि ध्यान लगाना। तो जो जिस भी भगवान को मानता है उसको ध्यान लगा सकता है, या तो भगवान को, गॉड को लगा सकता है, या फिर खुदा को लगा सकता है, जीसस को, जिस भी रिलीजन का है, वो जिस भी धर्म से बिलोंग करता है, वो अपने धर्म के ईश्वर को, गॉड को, खुदा को ध्यान लगाएगा। तो वो आराम की मुद्रा में बैठ के और अपने आप को उस खुदा के साथ, उस गॉड के साथ, उस ईश्वर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना। और ऐसी कंडीशन में जब वो कनेक्ट करेगा तो निश्चित तौर पे उसका धीरे धीरे मानसिक लेवल, उसके अंदर जो स्ट्रेस का लेवल है, तनाव का लेवल है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये होता है मेडिटेशन। फिर आप बात करते हैं तीसरा और इंपॉर्टेंट जो है मैटर, वो है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग क्या है, क्या
करना है उसके समझाना। क्या समझाना है? तो दो तरीके, एक तो टास्क थेरेपी। टास्क थेरेपी मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, तनाव लेते हैं, एग्जाम आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसके बाद वो ऐसी एक्टिविटीज करना शुरू करते हैं जो उनके लिए भी और साथ में उनके पेरेंट्स के लिए भी जरूरी अच्छा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल घर से भाग जाना या आत्महत्या के लिए कोशिश करना। तो ऐसी कंडीशन में आप सबको ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति तनाव में है, जो टेंशन में है, उसके साथ आप टाइम स्पेंड करिए, उसके साथ आप बैठिए, उसको समझाइए कि यही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एग्जाम में सक्सेस नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में सक्सेस नहीं हुए। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नामचीन लोग हैं, जिन्होंने करोड़ों अरबों खरबों की दौलत कमाई है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उनका एजुकेशन बेहतर रहा हो। तो ये बताने की जरूरत है, और जब आप उसके साथ बैठेंगे, उसको समझाएंगे, तो उसके स्ट्रेस का लेवल कम होगा। वहीं अगर बात करें ऑफिस की या वर्क की, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर तरीके से समझा सकते हैं और उससे उसके स्ट्रेस का लेवल कम होगा। फिर दूसरी कंडीशन है काउंसलिंग के बाद लाइफ कोचिंग। लाइफ कोचिंग मतलब उसको जीवन के बारे में बताना कि ये जो जीवन हमको ऊपर वाले ने दिया है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। हम जिस पोजीशन में, हमको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको हम जैसी स्थितियां भी नहीं मिल रही, 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, फिर भी वो क्या है, अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। तो ये उनको बताना है कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मतलब आपने जो स्ट्रेस लेना है वो है, लेकिन अगर आपने इसको खोने की कोशिश करी तो ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। तो आप जिंदा रहेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो स्ट्रेस क्यों होगा। तो इसलिए कोशिश करनी है, उसको समझाना है कि वो अपनी लाइफ को खोए नहीं, उसके साथ लगातार बात करेंगे, उससे टॉक करेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। फिर शेड्यूल मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, अपने लिए समय निकालना है। शेड्यूल मी टाइम ये क्या होता है, हमने अपनी लाइफ कैसे गुजारी, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए हम कमा के लाते हैं, काम करके लाते हैं, कैसे भी लाते हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं। इस चक्कर में हमने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 24 घंटे में से 23 घंटे दूसरे के हो सकते हैं, पर आधा घंटा 1 घंटा आप अपने लिए निकालिए। अब उस 1 घंटे में, आधे घंटे में आपको करना क्या है, उस 1 घंटे आधे घंटे में आपको अपने लिए करना है जो आपको अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है गाना सुनना, सिंगिंग, आप दरवाजा बंद करिए, डेक चालू करिए और अपने मनपसंद भजन, गजल, जो भी आपको पसंद आता है सुन सकते हैं। आपको डांसिंग अच्छी लगती है, दरवाजा बंद करिए, कोई क्या कहेगा इससे मत मैटर नहीं। आजकल लोग सबसे ज्यादा इससे परेशान होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग हैं ही कहने के लिए, तो उनकी तरफ हमको देखने की जरूरत नहीं है। हमको जो अच्छा लगता है, अगर हमको अच्छा लगता है कि हमको रामायण पढ़नी है, रामायण पढ़ें। हमको लगता है कि हम रनिंग करें, हमको बेहतर फील होता है, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, करिए। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या है, बेहतर फील होगा। देन अवॉइड द कैफीन। कैफीन को आपको क्या करना है, हटा देना है। कैफीन मतलब चाय, तंबाकू, निकोटीन, जिनमें कैफीन होता है और कैफीन के साथ निकोटीन होता है, इन चीजों को बॉडी से अलग करेंगे, दूर रखेंगे, तो आपके बॉडी में स्ट्रेस का लेवल कम होगा। आपने देखा होगा लोग तनाव में रहते, टेंशन में रहते हैं, बोले 1 कप चाय ले आओ, चाय पी उसने, थोड़ी देर उसको बेहतर फील होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद पहले से भी ज्यादा उसको डिस्टर्ब महसूस होगा, प्रेशर महसूस होगा। क्यों? क्योंकि कैफीन है, कैफीन थोड़ी देर के लिए बॉडी को रिलैक्स करती है, ब्रेन को रिलैक्स करती है, और उसके बाद फिर से वो डबल तेजी से समस्या हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। तो अवॉइड द कैफीन। इसके अलावा बात करें कुछ अदर हेल्पफुल टिप्स, कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी बॉडी को क्या कर सकते हैं, रिलैक्स की तरफ बढ़ा सकते हैं, रिलैक्सेशन दे सकते हैं। चेंजिंग द परसेप्शन या एक्सपेक्टेशन। एक इंग्लिश में लाइन है, आपने सुना होगा, एक्सपेक्टेशन इज ए ऑलवेज हर्ट। मतलब कि हम किसी से उम्मीद करते हैं और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो हमको क्या होता है, दुख होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। कोई आपका काम कर दे, बहुत बढ़िया है, नहीं करे और बढ़िया है, मैं कर लूंगा।
अगर आप ऐसी भावना रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको स्ट्रेस का लेवल कम करने को मिलेगा। जनरली क्या होता है, आपने किसी को बोल दिया कि जाइए मेरा ये काम करके लाइए, और जब सामने वाला वो करके नहीं देता तो आपको उसके लिए क्या होता है, बुरा लगता है कि बताओ उसको मैंने ऐसा बोला था, उसने मेरा काम नहीं किया। तो आपको वहां तनाव हुआ, स्ट्रेस हुआ। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि नो एक्सपेक्टेशन, किसी के साथ कोई उम्मीदें नहीं। मेरे से आता है, मैं कोई काम कर पाता हूं, किसी की मदद कर पाता हूं, मैं कर दूं, लेकिन बदले में हम उससे कोई उम्मीद ना रखें। तो आप क्या कर सकते हैं कि बेहतर तरीके से स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर दूसरा टास्क क्या कर सकते हैं, ब्रेक द जॉब्स। अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब जिसको आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, या वहां तनाव बहुत है, टेंशन बहुत है, तो छोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपके पास दूसरा ऑप्शंस होना चाहिए, तभी आप छोड़ें। अदरवाइज क्या होगा, अभी कम टेंशन था जॉब में और जॉब छोड़ के घर पे बैठे हैं तो टेंशन डबल हो गया कि कल से खर्चे कैसे मेंटेन होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास बेहतर ऑप्शन है आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बेहतर ऑप्शन नहीं है तो जब तक बेहतर ऑप्शन नहीं मिलता आप पुराने जॉब के साथ कंटिन्यू करें। देन एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप जॉब में हैं, स्कूल में हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, तो टास्क इन मैनेजेबल पार्ट, जो आपका टास्क है, जो आपको बॉस ने, टीचर ने, प्रोफेसर ने टारगेट दिया है, वो मैनेजेबल टास्क में होना चाहिए। मैनेजेबल टास्क कैसे, कि आप जो कर पाएं। आपको पूरा दिया गया है कि आपके बुक के 10 लेसन या 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो आप उस 10 चैप्टर को रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो फाइनल जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तक आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। और कंप्लीट कर पाएंगे तो ऐसे में आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आप अगर पूरे साल नहीं पढ़ रहे हैं और अचानक से एक दिन पढ़ने बैठते हैं तो एक दिन में आप 10 चैप्टर या पूरी बुक्स कंप्लीट नहीं कर सकते, और आपका स्ट्रेस का लेवल, तनाव का लेवल क्या हो जाता है, हायर लेवल पे चला जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी टास्क है आपका, उसको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करिए और उस ग्रुप के हिसाब से उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करिए, ताकि रिजल्ट बेहतर हो और आपके बॉडी का स्ट्रेस लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। सेट द रीजनेबल गोल। एक और इंपॉर्टेंट हेल्पफुल टिप्स है, सेट द रीजनेबल रियलिस्टिक गोल। तो आपको क्या करना है, गोल का मतलब होता है उद्देश्य। तो आपका जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, सही होना चाहिए। आपने बहुत आसानी से सुना होगा, कई बार कह देते हैं मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा। हाउ इट इज पॉसिबल, नो। सिर्फ ये एक क्या है, कहावत है कि मैं आपके लिए आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा। कैसे जाओगे बॉस आसमान तक? तो ऐसे टास्क बनाने की जरूरत नहीं है जिसको आप अचीव ना कर पाओ, जहां तक आप पहुंच ना पाओ। जब आप उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाओगे, बॉस ने कहा कितना करोगे, मैंने कहा 2 लाख। अब 2 लाख अगर मैंने नहीं किया या मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया तो मेरी बॉडी के ऊपर क्या होगा, तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, और उसके लिए मैं परेशान होऊंगा। तो जो रियलिस्टिक गोल है, सही गोल है आपका, उसको सेट करिए ताकि आप उसको अचीव कर सकें और आपकी बॉडी में स्ट्रेस का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। सेट द बाउंड्रीज। अपनी क्षमता, मेरे अंदर कितनी क्षमता है उसको भी सेट करके उसको भी पहचानने की जरूरत है कि मैं दिन भर में क्या काम कर सकता हूं, कितना काम कर सकता हूं, उसके हिसाब से मैं अपना एरिया डिसाइड करूं ताकि मेरे अंदर प्रेशर ना आए, मेरे अंदर टेंशन ना हो, मेरे अंदर स्ट्रेस ना बने। ठीक है, डोंट कंप्रोमाइज योर वैल्यू एंड बिलीव्स। जो आपकी वैल्यू हैं, जो आपका आत्मसम्मान है, जो आपका विश्वास है, उसके साथ समझौता नहीं करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात करें बेनिफिट्स की। अगर आपने बेहतर तरीके से स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया तो क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? तो फिजिकल हेल्थ गेट बेटर। जो फिजिकल हेल्थ है, शरीर की जो बनावट है, आकार है आपका, ये बेहतर होगा। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बेहतर होगा।
जब आप किसी टारगेट को अचीव कर लेते हैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, और जब किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आता है तो उसकी पर्सनालिटी ही क्या है, वो चेंज हो जाती है। तो मोर एनर्जी और स्टेमिना। तो जब भी आप किसी स्ट्रेस को अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल कर लेते हैं, मैनेज करके चलते हैं, तो आपके बॉडी में एनर्जी का लेवल बढ़ा हुआ होता है, स्टेमिना, उसके काम करने की क्षमता जो है बेहतर दिखाई देती है। फिर इमोशनल स्टेबलाइजमेंट। इमोशनल तो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो जिस व्यक्ति से मिलेगा अच्छी बातें करेगा, पॉजिटिवनेस उसके अंदर भरी हुई रहेगी, कूट कूट के भरी हुई होगी, वो लगातार किसी न किसी चीज को पॉजिटिव वे पे बताएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, एक आधा ग्लास पानी है, किसी से पूछा क्या है, तो कोई कहेगा आधा ग्लास खाली है, कोई कहेगा उसको कि ग्लास में आधा पानी है। बात वही है लेकिन दोनों के अंतर, कहने के अंतर बदल गए। जिसने क्या कहा कि आधा ग्लास खाली है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो निगेटिव थिंकिंग है, उसकी निगेटिव सोच है। वो ये भी तो कह सकता था कि गिलास आधा भरा हुआ है, वो पॉजिटिवनेस को शो करता है। तो आप जब किसी व्यक्ति के अंदर आपने स्ट्रेस के लेवल को कंट्रोल कर दिया तो उसके अंदर क्या है, एटीट्यूड होता है, उसका जो बोलने का तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है, वो ऑलवेज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। देन होपफुल, हैप्पियर। होपफुल क्या होता है कि अब जब वो अच्छे से मैनेज कर रहा है तो वो आशावादी रहता है, खुश रहेगा, आशावादी रहेगा कि ऊपर वाला जो करेगा अच्छा करेगा, या मैं जो कर रहा हूं अच्छा ही होगा। तो इससे क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। फिर बात करें एबिलिटी टू फोकस इंप्रूव। एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, उसके अंदर एक एबिलिटी आती है, एक क्षमता आती है कि वो अपने आप को क्या है, बेहतर इंप्रूव कर सकता है, पहले से बेहतर, एक साल पहले जो स्थिति थी उससे बेहतर और बेहतर। तो इससे क्या होगा कि उसके इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, और ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, लर्न करने की कोशिश करता है, सीखने की भी कोशिश करता है, और अचीव करने, प्राप्त करने की भी कोशिश कर सकता है। तो ये बेनिफिट्स देखने को मिले आपको। स्ट्रेस को अगर आपने कंट्रोल किया तो एक स्ट्रेस बेहतर तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। फिर बात करें कि अगर ऐसा है तो जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है कि यहां दो ऑप्शंस हैं, एक है माइंडफुल और दूसरा माइंडफुल। तो इन दोनों में से अगर बात करूं कि आपको क्या चाहिए, माइंडफुल का मतलब क्या है कि यहां डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि शांति का वातावरण है, इंसान अकेला है, बढ़िया है, स्वतंत्र है, उसके पास टेंशन नहीं है। वहीं माइंडफुल की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, हो सकता है फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, कार है, मोबाइल है, तमाम तरीके की एसेसरीज हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, तमाम चीजें हैं। तो आपको क्या चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको क्या चाहिए, माइंडफुल, पीस माइंड चाहिए, शांति चाहिए। ठीक है, ये भी चाहिए पर शांति के साथ चाहिए, है कि नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम अपनी जरूरत की सारी चीजें हमारे पास होना चाहिए, लेकिन हम इन जरूरतों के आदी नहीं होना चाहिए। अगर हम इन फिजिकल चीजों की, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की जरूरतों के ऊपर उलझ गए तो हम फिजिकली आजाद नहीं रह पाएंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है, काम एंड काम। इसके अलावा कुछ फ्री एप्स हैं, जो फ्री एप्स क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, सब मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए, काम के लिए। तो ये सब क्या करते हैं, फ्री एप्स हैं जो आपको यूट्यूब वगैरह में मिल जाएंगे सर्च करने पर। और इनका काम क्या है, इनको देख के अपने आप के बॉडी के स्ट्रेस के लेवल को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। देन कीवर्ड्स, पूरे सिस्टम का क्या है, कीवर्ड्स क्या है, बैलेंस। एवरीथिंग इज ए बैलेंस्ड। आपकी लाइफ में हर चीज का क्या है, एक बैलेंस होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, तनाव मुक्त रख सकते हैं। तो बैलेंस अगर बॉडी में है या व्यक्ति के पास बैलेंस है हर चीज का, कितना अर्न करना है, कितना खर्च करना है, इसके ऊपर बैलेंस है तो उसकी लाइफ बढ़िया गुजर सकती है। किसी से कितनी मित्रता रखना है, कितना दूरी रखना है, इसके ऊपर बैलेंस है तो उसकी लाइफ अच्छा गुजर सकती है। तो कीवर्ड्स क्या है फाइनली, कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, आपकी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, तो आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो
थैंक यू। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो स्ट्रेस बताया है, जिस तरीके से बताया है, वो आपको लाइफ में आगे चल के हेल्पफुल होगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। लगातार मेरे साथ ऐसे बने रहिए, नए नए वीडियोस को वॉच करते रहिए। थैंक यू।